फॉर्म्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन है, इसमें बहुत अच्छा दिया है। ये जो फॉर्मेट है पीपीटी का, इसमें दो प्रकार दिया हुआ है। ये एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और नेक्स्ट में इंटरनल कम्युनिकेशन दोनों दिया है। सो हम एक एक करके स्टडी करेंगे डिटेल में और उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल तुम तो जानते ही हो, फेमसली इसको ईमेल बोलते हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि लगभग 1960 में लिमिटेड यूज में शुरू हुआ था और आज लगभग सब इंसान का अकाउंट रहता है। 306 बिलियन तुम सोच भी नहीं सकते, 306 बिलियन ईमेल्स हर रोज भेजे जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं। सबसे प्रेफर्ड वे अभी तो मुझे लगता है जीमेल ही है जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। मेरे टाइम में इफ यू गो बैक, इंडिया की बात कर रहा हूँ, 20 इयर्स बैक, तो 3 ईमेल प्रोवाइडर्स थे। एक था जीमेल, तभी नहीं था, हॉटमेल था जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। आज है कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद होगा, लेकिन सब जीमेल में शिफ्ट हो गए। एक रेडिफ था और एक सिफी था। ये तीन इंडिया में, एटलीस्ट जितना मैं जानता हूँ, ये तीन में सबके अकाउंट्स होते थे। याहू था, लेकिन बाद में याहू तो बिक गया। तो रेडिफ देखा जाए तो बहुत फास्ट था एज कंपेयर टू अदर मेल्स। तो वक्त के साथ साथ तुम देखो, रेडिफ चला गया, सिफी चला गया, याहू चला गया, हॉटमेल, क्योंकि सब से ज्यादा अभी अच्छा हो गया जीमेल। बीच में हैकिंग का भी प्रॉब्लम था, कुछ पासवर्ड, लेकिन जीमेल आजकल ओटीपी के थ्रू सेफ गार्ड कराता है, तो ये सब भी कम हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल में सामने वाले को ईमेल चाहिए, जैसे व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं इन सिंपल लेवल, वैसे ईमेल भेजते हैं। लेकिन इसमें जो कम्युनिकेशन टाइप होता है, नॉर्मली पैराग्राफ नहीं होता। जो सेंडर को है ना, इधर से शुरू होगा तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड में आजकल का ट्रेंड है, पैराग्राफ से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से, और हर पैरा के बाद में नेक्स्ट पैरा कॉलम से ही शुरू होगा। करेक्ट। सो तुम डिजिटल सिग्नेचर भी एक हद तक भेज सकते हो। और इनफैक्ट आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत पावरफुल तरीका हो गया है, जिसमें तुम बोलते ना, एक प्रकार का आपस में क्वेश्चनर भेज सकते हो। और तुमको बताओ, एप्पल का जब लॉन्चिंग था, यदि तुमने कोई फोन खरीदा होगा एप्पल का या कोई भी प्रोडक्ट, तो तुम्हारा मेल के थ्रू वो लोग रजिस्टर करते हैं, बराबर है। सो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला हो या एप्पल स्टोर ऑनलाइन जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, तुमको तुरंत मेल आ जाता है। और जैसे ब्रोशर है ना जो एंड में आएगा, ब्रोशर मतलब कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डिजाइनर और अच्छे कागज में कलर्ड, वैसे तुमको ईमेल आता है। आजकल ईमेल में बहुत सारे फैसिलिटीज आ गए, तुम नहीं है तो ऑटो रिप्लाई भी डाल सकते हैं। और बोलते हैं ना, तुम वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी भेज सकते हो। 20 साल पहले जब मेरे कजिन जो कनाडा में रहते हैं, उस समय 1-2 मिनट बात करना हो फोन में या कनाडा में, तो तुमको 150-200 रुपये लगता था। 1-2 मिनट नहीं, मुझे लगता है 4-5 मिनट। बहुत कॉस्टली था उस समय इंटरनेशनल कॉलिंग, आईएसडी जिसको बोलते हैं। तो आजकल तो व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाता है, वो तो ठीक है, बट हमारा कम्युनिकेशन जो है कजिन के साथ ईमेल के थ्रू होता था। व्हाट्सएप तो उस समय मुझे लगता है लॉन्च भी नहीं हुआ था इंडिया में। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑफिशियल लेवल पे तुम कंपनी में जाओगे ना, कोई भी बैंक से, आजकल, पहले क्या होता था, तुमने कुछ कंप्लेंट लॉन्च किया से नासिक में और उनको हेड ऑफिस से बात करना है तो वो फोन करते थे। आजकल वो लोग मेल कर देते और बोलते हैं मेल का रिप्लाई आएगा। सो कंपनी के भीतर इंट्रामेल या विद इन द कंपनी जो रहता है इंट्रानेट, या कंपनी से बाहर की तरफ जो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आज के तारीख में शॉर्ट में ईमेल बोलते हैं, ये ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस का फास्टेस्ट वे।
अनऑफिशियल ज्यादातर इसमें नहीं यूज होता है क्योंकि तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, टेलीग्राम अगेन आजकल शायद यूज शुरू हो चुका है, फिर इंस्टाग्राम में भी चैट्स होते हैं कि नहीं, बट फोटो पे तो कमेंट कर ही लेते लोग। स्नैपचैट मुझे पता नहीं, मैसेंजर में कुछ कम्युनिकेशन किया हो, लेकिन आजकल अनऑफिशियल व्हाट्सएप है। तुम इसमें मैं व्हाट्सएप भी जोड़ देना चाहिए क्योंकि तुमको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एक मिनट। हाँ, इसमें एक व्हाट्सएप भी लिख देता हूं मैं। हाँ, तुम पूछोगे व्हाट्सएप क्यों ऑफिशियल लेवल पे, उसका कारण बताता हूँ। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो हैंडराइटिंग जरा इंटरनेशनल आ रहा है। व्हाट्सएप में बहुत सारे बिजनेसमैन आजकल, इसको इसकी तरह करता हूँ ना, मस्त डिजाइन डिजाइन डिजाइन, ठीक है जो भी है। तो व्हाट्सएप का लॉजिक यह है, क्यों एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप भी मैंने जोड़ा है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन, जैसे मेरा एक पहचान का है जिसका साड़ी का दुकान है, एंड वो लोग अलग अलग जगह जाते हैं शॉपिंग के लिए, कलकत्ता, सूरत, आई थिंक मैसूर में है, फिर और एक दो जगह है जहाँ पे बनारस ना, वहां से वो लोग बिजनेस के लिए फोटो भेजते हैं कि ये फोटो चलेगा क्या, देन यहाँ से रिप्लाई। सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में जैसे फोटोग्राफ रहा तो वैसे तुम अटैच कर सकते इलेक्ट्रॉनिक मेल में फाइल्स, बट फोटोग्राफ के तौर पर व्हाट्सएप तुरंत फोटो खींच के इंस्टेंटली जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल में तुमको फोटो खींचना पड़ता है, फिर अटैच करना स्लाइटली लेंदी हो जाता है, तो फोटो भेजना हो तो व्हाट्सएप यूज करते हैं। वरना इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे होता है, पब्लिशर्स और ऑथर्स के बीच में कम्युनिकेशन, या जो टीवी प्रोड्यूसर्स या मूवी प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स, कई बार ईमेल में ही उनका कम्युनिकेशन होता है, करेक्ट। बट इसका फायदे भी बहुत जबरदस्त है, बट नुकसान भी उतना है। स्पैम फालतू भी बहुत आते हैं, और कई बार तुमने रजिस्टर्ड एक जगह से किया हो कुछ काम से या जो भी है, तुमको कहीं और से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि तुम्हारे ईमेल बेचे जा रहे हो, पर मेल एड्रेस जो है तुम्हारा बेचे जाते हैं। और ईमेल का एक फायदा ऐसा है कि एक साथ तुम हजारों और लाखों लोगों के साथ एक साथ रीच कर सकते हो कॉमन मेल बेच के। इसके ड्रॉबैक्स में एक और है कि स्पैम साथ में आ जाता है, या कई बार वो तुम क्लिक करते हो कोई अटैचमेंट में और तुम्हारे इसमें वायरस घुस जाता है, जिसमें तुम्हारे बैंकिंग पासवर्ड्स वो सब ले लेवे। ऑफ कोर्स इफ यू ऐड क्विक हिल तो ये सब प्रॉब्लम कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऑफिशियल लेवल पे बहुत बढ़िया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आज के तारीख में है। क्योंकि जो थर्ड फॉर्म है लेटर, ऑफिशियल तुम पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर्स भेज रहे हो, बराबर है, ऑफिशियली उसमें 6-7 दिन लगते हैं। दुनिया बहुत फास्ट हो गया है, आजकल परचेज ऑर्डर ईमेल से भेजो, वो तुरंत काम शुरू कर देगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल आज के तारीख में ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस का बाहर के लोगों के साथ नंबर 1 फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। बाकी सब है तुम्हारे फैक्स, पोस्ट कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जितना ईमेल, जितना 300 बिलियन होता है, उतना कोई भी एक दिन में कम्युनिकेशन नहीं होता है जितना इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल था। इंटरनेट वेबसाइट्स अगेन उसमें दो प्रकार होता है शायद, एक स्टैटिक और एक फ्लेक्सिबल या मूविंग टाइप। इंटरनेट वेबसाइट का एक एडवांटेज ऐसा हो गया है खास करके आज के युग में, जैसे तुम्हारे OTT प्लेटफॉर्म है, अमेज़न प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार ले लो, और नेटफ्लिक्स है। इनफैक्ट इंटरनेट वेबसाइट का जो रेलेवेंस है वो ऐप ने काफी हद तक ले लिया है, क्योंकि जो तुम्हारा अमेजन या फ्लिपकार्ट, जब स्टार्टिंग में मैं वेबसाइट यूज करता था इफ आई वांटेड टू ऑर्डर एनीथिंग, वो रिप्लेस हो गया बाय द मोबाइल ऐप। जब मोबाइल इंटरनेट नहीं यूज होता था तो तुम इंटरनेट वेबसाइट्स जाकर एक्सेस करके फिलअप करते थे डेटा। लेकिन आज जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट
जो वेबसाइट है इनको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द एप्स, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर चीज का ऐप नहीं हो सकता। तो कई बार तुमको, जैसे कि गवर्नमेंट के वेबसाइट है, हर चीज का ऐप नहीं होगा, उस गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाकर, ठीक है, तुम स्टडी करके जो है या फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन जो ट्रांसफर होता है मनी, नेट बैंकिंग जिसको बोलते हैं, वो वेबसाइट के थ्रू होता है। इनफैक्ट इंटरनेट वेबसाइट का सबसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न कम्युनिकेशन जो है इंटरनेट वेबसाइट का किस प्रकार से है, आजकल अगेन नेट बैंकिंग को रिप्लेस कर दिया है बाय द मोबाइल जो बैंक्स के ऐप है, लेकिन फिर भी अभी भी जो कंपनीज है वो लोग वेबसाइट्स के थ्रू डील करते हैं, जहां पे काफी प्रोटेक्शन, जो पासवर्ड है अभी भी कुछ लोग डरते हैं यूज करने के लिए, बट इफ यू चेक आउट एसबीआई में देयर इज अ पासवर्ड जिसके थ्रू एंटर होता है। फिर कुछ फंड्स ट्रांसफर करना है तो तुमको ओटीपी आता है तुम्हारे सेल में, और तुमको कुछ इंपॉर्टेंट अपना प्रोफाइल चेंज करना है तो उसका प्रोफाइल पासवर्ड अलग है, कुछ तो फोन नंबर या ऐसे कुछ तो चीजें, एड्रेस, लेकिन वो तो प्रूफ ऑफ एड्रेस बाद में सबमिट करना पड़ता है। इनफैक्ट एक बार मैंने इंटरनेट वेबसाइट में एसबीआई के वेबसाइट के थ्रू एक डीडी निकाला और फिर वहां से बैंक में गया और प्रिंट आउट लिया। मैंने बोला कमीशन कितना, उसने बोला फ्री ऑफ चार्ज। मैंने बोला कैसे, उन्होंने बोला आपने ऑनलाइन किया इसलिए यहाँ पे चार्ज लग गया होता। सो इंटरनेट वेबसाइट्स बोलते हैं ना, उनका टाइम भी बचता है। और तुम ऐसा सोचो, कॉलेज के एडमिशन्स या जो सेंट्रल फॉर्म फिलिंग है, आई डोंट नो मोबाइल के ऐप से होता है कि नहीं, बट कोविड के वजह से इंटरनेट वेबसाइट्स का लॉजिक काफी बढ़ गया है। इनफैक्ट अपने क्लास के जो नोट्स है वो ऐप में रहता है, लेकिन कुछ क्लासेस वाले ऐप के बजाय वेबसाइट में नोट्स डाले हुए हैं। सो इंटरनेट वेबसाइट का एक और जरिया है जहां पे तुम उनके वेबसाइट में जाकर लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं। और जो इंटरनल वेबसाइट्स में जैसे कोचिंग के लिए तुमको जो जैसे MP4 फाइल है उसको कट करना है या स्प्लिट करना है या ज्वाइन करना है, तो इंटरनेट वेबसाइट बहुत काम में आते हैं। कभी कभार ऐप फेल हो जाते हैं बट इंटरनेट वेबसाइट बहुत काम के हैं। तुमको बोलते ना, इंटरनेट वेबसाइट में एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। आजकल जो भी चीज जानना है गूगल से पूछो, बस खुद को जानने में थोड़ा समय लगता है। एक मैंने फोटो देखा था, तो खास करके इंटरनेट वेबसाइट में क्या होता है, हमको नॉलेज अपडेटेड करना पड़ता है, ठीक है। वो लगातार हम जैसे टैक्स का गवर्नमेंट के वेबसाइट में क्या चल रहा है रिसेंट गवर्नमेंट के, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन लाया, ठीक है ना, कुछ टैक्स का कुछ बदलाव किया। अब न्यूज चैनल थोड़े बहुत बताएंगे क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, तो वो न्यूज कई बार पहुंचेगा नहीं। बट इंटरनेट वेबसाइट में जाओगे गवर्नमेंट के ना, वहां पे अपडेट आ जाता है। सो तुमको इंस्टेंट जो गवर्नमेंट के अपडेट्स है ना वो वेबसाइट में मिल जाते हैं। सो बहुत जो लोग टैक्सेशन लाइन में है बहुत बहुत काम का है। और एक और चीज है, जैसे फूड चेन्स है, एक और एग्जांपल ले लो, अमेजन का जो अपने सप्लायर्स के साथ जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट वेबसाइट्स का साथ नेटवर्क है। आज मैंने पढ़ा कि जो जो ग्रेजुएट्स है इसके IIT कॉलेज के, जो इंडिया का बेस्ट में से एक माना जाता है, करोड़ के ऊपर सैलरी है। और सब बड़े कंपनीज आजकल जो वेब डेवलपर्स, बिकॉज डिजिटल इंडिया का काफी बढ़ चुका है। लेकिन इसमें एक और बात बोलना चाहूंगा, इंटरनेट वेबसाइट का रिसेंट का मैं इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ। 2016 का डेटा देखा जाए तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस में सिर्फ 2% डिजिटल में थे, उनमें से 68% के पास इंटरनेट नहीं था उस समय 2016। आज मुश्किल से 4 या 5% ही बचा होगा, सबके पास इंटरनेट आ गया, क्योंकि पेमेंट रिसीव करना ये सब इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। कई बार ऑनलाइन बुकिंग्स बहुत इजी हो जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट इज लेटर्स।
लेटर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है टॉप, मिडिल और 3 पैराग्राफ बेस्ड लेटर्स हमेशा से लिखे गए हैं। इफ यू सी हिस्ट्री वाइज, ईमेल तो 1960 के बाद आया, देखा तो वेबसाइट्स भी उसके आसपास ही आया अमेरिका में। इंडिया में तो 1998-99 के बाद में ही आया। लेकिन लेटर्स तो जब से बिजनेस शुरू हुआ, इफ यू गो बैक 1800 में, उसके भी पहले लेटर्स का तो कम्युनिकेशन हमेशा होता गया। स्टाइल ऑफ लेटर्स वक्त के साथ साथ बदलता गया। पहले हैंड रिटन हुआ करता था, उसके बाद टाइप राइटिंग हुआ, फिर टेलेक्स आया, फैक्स आया, ईमेल आया। सो देखा जाए तो ये लेटर का ईमेल से डायरेक्ट संबंध है। जो ये लेटर को मैं यदि एज्यूम करूं कागजी फॉर्म, तो ईमेल का कुछ काम नहीं, लेकिन वही लेटर तुम ईमेल में भेज देते हो। सो लेटर्स, अब तुम बोलोगे किस प्रकार के लेटर्स, सेल्स लेटर, परचेज लेटर, जॉब के लिए लेटर्स, ये सारे जो लेटर्स है ये तो ड्राफ्ट होंगे। अच्छा, ये पोस्ट से भेजे जा सकते हैं या तो ईमेल से भेजे जाते हैं। अगेन इसका डिवाइडेड, नॉर्मली लेटर्स को 3 पैराग्राफ में बांटते हैं। टॉप पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर बीच का रहता है, मेन जो कंटेंट, और एंडिंग में थैंकिंग यू रहता है। नेक्स्ट इज प्रपोजल, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये प्रपोजल बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ प्रपोजल, पहली बात तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो सामने वाले को भेजा जाता है, जिसमें एक सजेस्टेड प्लान ऑफ एक्शन रहता है। अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। क्या होता है, तुम जब रिसर्च, अभी कोविड का वैक्सीन ले लो, कोविड के वैक्सीन का सब कंपनीज ट्राई कर रहे हैं। सपोजिटली एक मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा कि हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल आजू बाजू रहता है, ताकि डॉक्टर्स प्रैक्टिकल भी सीख सके। तो ये लोग ने एक प्रपोजल भेजा कि हम लोग कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो वैक्सीन के ट्रायल्स और हमारा स्टडी और रिसर्च करना चाहते हैं, बट उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगा। तो उस कॉस्टिंग का करीबन खर्चा ₹1 करोड़ है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। मतलब हम वो कोविड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के तरफ से ₹1 करोड़ के ग्रांट के लिए कॉलेज ने एक प्रपोजल डाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, ठीक है। या बीवाईके कॉलेज में बीबीए है, बीबीए में बीसीए है, बराबर है। बीबीएम नासिक में एक ही कॉलेज में है, बीवाईके। संदीप फाउंडेशन सिंस यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से एफिलिएटेड नहीं है, तो वो डीम्ड कॉलेज है, तो मैं काउंट नहीं करूंगा। बट अशोका कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। तो एक प्रपोजल डालना पड़ेगा अशोका कॉलेज को, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को, कि वी ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ बीबीएम कोर्स, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये प्रपोजल जाएगा, फिर वहां पे स्टडी होगा पूरा, उसके बाद रिप्लाई आएगा, करेक्ट। टेलीग्राम का तो जमाना चला गया। एक समय इसका पूरा अलग से वीडियो मैंने बनाया है टेलीग्राम का, एट द एंड जो है तुम्हारा आखिरी चैप्टर। तो जस्ट शॉर्ट में यहाँ पे बोलूंगा, ज्यादा डिटेल तुम उस टेलीग्राम का वीडियो जब देखोगे उसमें तुमको समझ में आएगा। टेलीग्राम जो है एक प्रकार का वेरी फास्ट कम्युनिकेशन है। जब सोचो टेलीफोन बहुत कम हुआ करते थे और कुछ अर्जेंट मैसेज तुमको सामने भेजना है जो तुम 24 आवर्स के अंदर पहुंचाना चाहते हो, सो टेलीग्राम का वर्ड के हिसाब से चार्ज होता था। तो तुमको जैसे न्यू दिल्ली में तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तुमको मिल चुका, बट तुम्हारे घर पे टेलीफोन नहीं है। मैं 20, 25, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2013-14 में इसको बंद भी कर दिया गया। टेलीग्राम एक ऐप है, लेकिन टेलीग्राम इन प्रैक्टिस अभी बंद हो गया। तो वो लोग टेलीग्राम भेजते थे जिसमें लिखते थे योर अपॉइंटेड रिपोर्ट मंडे, रिपोर्ट दिसंबर, आज सपोजली 6 है या 7 है, रिपोर्ट 15 दिसंबर 9 AM, ठीक है, एट द एड्रेस मेंशन्ड अबव या बिलो। तो वर्ड के हिसाब से चार्ज होता था। टेलीग्राम या
जब सामने वाले के पास फोन नहीं है या तुमको अर्जेंट ऑर्डर डालना है या कोई बैड न्यूज देना है, उसके लिए यूज होता था। ऑफिशियल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ऐसे सोचो ना, 1000 में एक हाथ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा टेलीग्राम बहुत कम यूज होता था। हाँ, वॉर में काफी यूज देखा गया है कि टेलीग्राम और टेलेक्स, क्योंकि ये एक जरिया था जिसके थ्रू कांटेक्ट किया जा सके। सो टेलीग्राम तो दिया है, टेलेक्स नहीं दिया है, वो सब आउटडेटेड हो गया अभी जमाना, इसलिए नहीं दिया है। अच्छा, जब ईमेल नहीं था, ईमेल जब नहीं था तो फैक्स का रेलेवेंस बहुत ज्यादा था। फैक्स, ये अगेन इसका मैंने एंड में अलग से वीडियो दिया होगा। तो जो फैक्स है, इसका फोटोग्राफ्स भी दिया हुआ है मैंने, जो मैंने एंड में दिया है। मैं शॉर्ट में बोलूं, ऐसा सोचो, जैसे मिक्सर में तुम सब्जी डालते हो और उसमें से जूस निकलता है, वैसे एक मशीन है, उसमें तुम कागज डालोगे, कुछ चूरा नहीं निकलेगा। एक साइड से डालोगे कागज, दूसरे साइड से वही कागज निकलेगा। वो मशीन टेलीफोन का होगा तुम्हारा। सामने वाले के पास भी फैक्स मशीन है, फैक्स अलग मशीन आते थे, उसमें टेलीफोन के थ्रू ही कनेक्टिविटी होता था। सो तुमने एक लेटर भेजा सामने वाले को कि प्लीज सप्लाई, जैसे एक स्टेशनरी का शॉप है, उसने 100 रजिस्टर मांगे, या 500 स्केल मांगे, 50 पेन मांगे, पेंसिल मांगे, रबर मांगे, शार्पनर मांगे, एक लिस्ट तैयार किया कागज का, और वो कागज में एक मशीन में डाला। मशीन जैसे उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, जैसे धीरे धीरे वो कागज मशीन के अंदर जाएगा, एक साइड से जाएगा, दूसरे साइड से वही कागज बिना डैमेज हुए निकलेगा। इधर से जैसे जैसे वो बाहर निकलते जा रहा है, उसी प्रकार से सेम फोटो सामने वाले के पास जाएगा वाया टेलीफोन लाइन। फैक्सेस में मशीन दो प्रकार के थे। एक, तुम जब भेजोगे फैक्स, तुम फोन करोगे पहले, जैसे कनेक्ट होगा एक वॉइस बीप बजेगा। बीप बजेगा मींस वो टेलीफोन नहीं है, तुम अपना भेजना चालू करो कागज, वो उधर मिल जाएगा उनको। लेकिन यदि टेलीफैक्स है तो वो उठाएगा भी और बोलेगा ठीक है भेजो, तो उसमें तुम फैक्स भी भेज सकते थे। एक और एडवांटेज ऐसा था कि तुमने रात को फैक्स भेज दिया, वो नहीं भी रहा तो भी फैक्स चला जाता था, नेक्स्ट डे उसको सवेरे मिल जाएगा फैक्स। मतलब ईमेल तो नहीं, कागजी फॉर्म में मिल जाएगा। बट अगेन, फैक्स का जो कागज था अलग फिल्म जैसा कागज था, उसको जेरोक्स करना पड़ता था, नहीं तो उसका जो इंक है वो उड़ जाता था। आजकल तो तुम्हारे प्रिंटिंग मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्स का भी इम्पोर्टेंस बोलते हैं ना, 98 to 99% उड़ चुका है। हालांकि अभी भी यूरोपियन कुछ देश ये यूज करते हैं, इंडिया में इसका रेलेवेंस काफी कम हो गया है, क्योंकि जब तुम ईमेल भेजते हो, सामने वाला ईमेल रिसीव करता है डायरेक्ट लेटर या अटैचमेंट फॉर्म में, तुम डायरेक्ट प्रिंट आउट ले सकते हो कनेक्ट करके। नेट कनेक्टिविटी तो आजकल सब जगह रहता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया, टेलीग्राम और फैक्स का रेलेवेंट चला गया है। पोस्ट कार्ड, अगेन मेरे टाइम में मुझे याद है 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, और मुझे बहुत शौक था वो कंपनी को। उस समय जब हम यंगस्टर थे, तो फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था, कंपनी का अलग अलग कंपनीज को लेटर लिख के इंफॉर्मेशन जानना, क्योंकि जस्ट एक इच्छा था। तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड निकालो, 10 खरीदो और सबको मैसेज भेजो, क्रेडिट कार्ड कंपनीज। उम्र थी 12-13, बस शौक। एक बार मैंने 28 पोस्ट कार्ड भेजे थे, और मुझे 28 के 28 लोगों ने रिप्लाई किया था, मतलब प्रोडक्ट्स भेजने का। उस समय तो नॉलेज नहीं था, लेकिन जस्ट जानना था कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कुछ समझता तो नहीं था, लेकिन जस्ट भेज दिया। तो पोस्ट कार्ड बाद में दाम बढ़ा के 15 से 25 पैसा हो गया। वर्ल्ड का चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अगेन, पोस्ट कार्ड में एक प्रॉब्लम ऐसा था कि जो भी तुमने लिखा है, पोस्टमैन या कोई भी सामने पढ़ सकता है, उसमें सीक्रेट डेटा नहीं भेज सकते थे पोस्ट कार्ड में। तो ये कॉर्पोरेट लेवल पे ये कम्युनिकेशन कभी था ही नहीं, देखा जाता। बहुत रेयरली कुछ जनरल करना होगा, रिपोर्ट टू दिस ड्यूटी, एकदम नॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कोई सीक्रेटिव नहीं है, तो ही तुम भेजोगे पोस्ट कार्ड। इफ तुमको महंगा नहीं भेजना है तो 15 पैसे का एक पोस्ट कार्ड, तुम्हारा मोबाइल का जो साइज है ना, 5.5 6 पकड़ लो, 6 क्या बोलेंगे, इंच बोलेंगे, का मोबाइल तुम्हारा जो है 6 6.5, वो साइज का पोस्ट कार्ड होता था। तो
अभी अगेन उसका रेलेवेंस 6 इंच बाय 4 ऐसा पकड़ लो, तो वो तुम्हारा पोस्ट कार्ड येलो कलर का आता था। अगेन अभी उसका शायद 2-4 रुपया कीमत हो गया जो मैं समझता हूँ, लेकिन अगेन पोस्ट कार्ड का आज के तारीख में, शायद तुम लोग जो जो लेक्चर सुन रहे हो, रीड कर रहे हो, उन लोगों ने पोस्ट कार्ड जिंदगी में भेजा नहीं होगा, जिंदगी में पोस्ट कार्ड मिला नहीं होगा। एक आध बार स्कूल में एक्टिविटी के तौर पर हुआ रहेगा, बट तुमने शायद देखा नहीं है। मैंने तो बहुत कंपनीज को भेजे थे नॉलेज के लिए, दूसरा कोई इंटेंशन था नहीं, बस प्रोडक्ट आता था, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगता था कंपनी का, मेरे नाम के लेटर्स आते थे। अभी अभी लगता है कि कंपनी को खर्चा हुआ रहेगा भेजने का, लेकिन उस समय बस इंटरेस्ट था। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगेन पहली बात तो ये समझो कि मुझे तुमको एक आई थिंक कौन से 5th सेम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तुम इसका ले लो। तुम एक भाड़े के घर लेते हो, बराबर है, तुम लैंडलॉर्ड हो, ठीक है, और तुम्हारा फ्रेंड भाड़े करी है, उसको इंग्लिश में टेनेंट बोलते हैं। अब टेनेंट ने घर हड़प लिया, छोड़ ही नहीं रहा, तो तुम क्या करोगे? तो कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का सेफ गार्ड है। तो तुम क्या करोगे, तुम और जो तुम्हारा टेनेंट है भाड़े करी, दोनों के बीच में एक रिटर्न में एग्रीमेंट होगा, साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही बोल सकते हो उसको। 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है, अलग अलग चीजों के लिए स्टैम्प पेपर अलग अलग है। आई थिंक पार्टनरशिप के लिए 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एक फिल्म भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में, जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट में लैंडलॉर्ड बोलेगा कि तुमको महीने का भाड़ा से 10,000 देना है, और 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो। सो कॉन्ट्रैक्ट ओरली कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है, इट हैज टू बी राइटिंग, फिर उसको नोटरी किया जाता है, देन इट हैज सम लीगल मीनिंग। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, डन अंडर अ स्टैम्प पेपर, डन अंडर फोटोग्राफ ऑफ बोथ दी पार्टीज। दो पार्टी होंगे, तुम खुद ही दो पार्टीज नहीं रहेंगे, मैं और मेरी तनाई, वो नहीं चलता है। तुम और सामने वाला कोई जन है, दोनों के सिग्नेचर होंगे, एक अटेस्ट मतलब कंफर्म करने वाला एक थर्ड आदमी होगा, लॉयर का वहां पे लगेगा, थप्पा भी लगेगा, गारंटी हो जाता है वो, नोटरी रजिस्टर में नोट होगा, और वो जो ओरिजिनल कागज लैंडलॉर्ड के पास रहेगा, ठीक है ना। तो टेनेंट को तुम भाड़े पे जेरोक्स भी दे सकते हो कागज, लेकिन ओरिजिनल तुम्हारे पास रहेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन टू पार्टीज, जिसमें बोलने के लिए बहुत है, बट जस्ट इतना समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे प्रोड्यूसर और, तुमको एक अमिताभ बच्चन का एक कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज बताओ क्या है, जो मुझे ख्याल में है, सुना है मैंने। अभी अमिताभ बच्चन आई थिंक फ्रेंच बियर्ड रखते हैं, बराबर है ना। तो जब प्रोड्यूसर और अमिताभ बच्चन के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर एनी शो या मूवी, खास करके मूवी, तो अमिताभ बच्चन ने एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, फॉर दिस मूवी आई विल नॉट शेव माई फ्रेंच बियर्ड। मतलब वो चाहते हैं कि उनका जो फ्रेंच दाढ़ी है, वो कुछ भी कारण हो वो निकालेंगे नहीं, नहीं तो फिर यदि नहीं लिखा उसमें, और जब शूट शुरू हो गया, प्रोड्यूसर ने बोला नहीं, रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन है कि आप क्लीन शेव करो, तो अमिताभ बच्चन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, तो करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेसली लिखा हुआ रहता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में कि आई विल नॉट शेव द फ्रेंच बियर्ड, ठीक है ना, फ्रेंच बियर्ड। और एक और चीज, ये जो एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि जब शूटिंग के लिए सपोजिटली ये लोग बाहर जा रहे हैं, मे बी शिमला या स्पेन जा रहे हैं या कोई यूरोप जा रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप एज एन एक्टर, जो आपको पेमेंट दिया जा रहा है शूटिंग के लिए, आप आओगे एज पर द डेट्स जो हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, और आप अकेले का खर्चा हम बेयर करेंगे, लेकिन आपके साथ यदि आपके वाइफ या कोई फैमिली मेंबर या कोई भी आना चाहता है, उसका चार्जेस आपको बेयर करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर विल नॉट बेयर। ये क्लियर कट मेंशन्ड रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं तो फिर एक्टर 2-4 लोग को लेके जाएगा और उसका खर्चा प्रोड्यूसर से वसूलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा लिखा रहता है। एक और चीज उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि यदि आप एक दिन शूटिंग में नहीं आए, क्या होता है, एक्टर कभी कभार बोला आज मूड नहीं है, प्रोड्यूसर वह उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट लिखा रहता है, कोई बात नहीं, आप जिस दिन नहीं आए हम समझ सकते हैं, लेकिन उस दिन का शूटिंग का खर्चा
जो कैलकुलेट होगा करीबन 80 लाख रुपए आता है, वो आपको भर के देना पड़ेगा। इसलिए तुमने कई बार सुना होगा एक्टर बीमार रहे तो भी काम करते हैं, क्योंकि शूटिंग ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता अनलेस एक्टर का एक्सीडेंट या कुछ हो जाए। नासिक में ऐश्वर्या राय आई थी तो उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था त्र्यंबकेश्वर साइड में, आई थिंक शूटिंग करते हुए, तो काकतकर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट या सर्जरी हुआ था, जिसकी वजह से काकतकर आज तक उनका वेटिंग लिस्ट पे फेमस हो गए थे। काकतकर डॉक्टर ब्रिलियंट डॉक्टर है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट्स। अगेन एडवर्टीजमेंट्स आजकल तो कोड आ गया है, तुम ऐसे ही कोई भी एक मैरिको और डाबर के बीच में झगड़े चालू है, एक दूसरे पर ये लोग इल्जाम आजकल ये सब बंद करवा दिया है गवर्नमेंट ने। क्या होता था मेरे टाइम में, जैसे मारुति फिर होंडा, ये लोग एक दूसरे के कंपैरिजन में हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते थे। 5 कार मैन्युफैक्चरर का नाम लेते थे उस समय, मारुति, ह्यूंडई, डेऊ करके कंपनी था जो जिसको जनरल मोटर्स ने बाद में खरीदा था, और कोई भी 2 फिएट ले लो या एक होंडा ले लो, मारुति पांचों का नाम दिखाएगा और फिर जो गाड़ी के फीचर्स है टिक टिक पांचों में टिक होगा, कुछ जगह पे 4 में नहीं होगा, मारुति में होगा। तो वो एडवर्टीजमेंट अभी शायद बंद हो गया है। और जब शेयर्स लाने होते हैं तो जो एडवर्टीजमेंट्स का रिटर्न जो बाहर के लोगों के साथ है, एडवर्टीजमेंट एक प्रकार का ओपन ऑफर है। व्हाट इज एन ओपन ऑफर? यदि एक कॉलेज एडवर्टाइज करता है कि बीबीए में हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन ओपन है, तो इट इज एन ओपन ऑफर कि तुम फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करो। सो ओपन ऑफर इज फॉर दी ऑल पीपल। तो जब वो एडवर्टीजमेंट देखकर तुम कॉलेज में जाते हो, ठीक है ना, तो उस एडवर्टीजमेंट में ऐसा कुछ भी लिखा होगा जो गलत होगा तो कंपनी पर केस हो सकता है। शेयर्स इश्यू करते समय, ठीक है, या पब्लिक डिपॉजिट, एक प्रकार का पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर्जा लेता है पब्लिक से, उसमें 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कंपलसरी है, एक इंग्लिश और एक रीजनल। महाराष्ट्र का रीजनल मराठी होगा, लोकमत ले लो, सकाळ ले लो, गावकरी ले लो, ठीक है ना, ये भ्रमर ले लो, और जो भी न्यूज़पेपर है नासिक के लोकल लेवल पे, यहाँ पे तुम एडवर्टीजमेंट करोगे, ठीक है ना। नाउ अगेन वहां पे पब्लिक डिपॉजिट का एडवर्टीजमेंट का कंटेंट लीगली तुमको डालना पड़ता है, बाकी तुम अपने हिसाब से एडवर्टीजमेंट अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ क्लास वाले, ऐसा भी देखा गया है, एक क्लास वाला है, नाम नहीं लूंगा, उसने एक एडवर्टीजमेंट डाला था कि उसके स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में 95 मिला, ठीक है, वो थियरी का क्लास था, बड़ा स्टूडेंट मेरे पास थी, मैं शॉक में हो गया देख के। मैंने उनको फोन किया और ये भी बताया, एक और क्लासेस वाला है, उन्होंने भी बैनर जो लगाया था उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। मैंने उनको फोन किया और बोला कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया एडवर्टीजमेंट में ये पब्लिक चीजें हैं और आपने गलत इनफैक्ट बीबीए में अपने क्लास के जो टॉपर्स थे, 3 टॉपर्स थे, उन्होंने दिखाया था उनके हैं और उनके नहीं थे। सो बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया था। मैंने बोला ठीक है, आप कोई स्टूडेंट ने आप पर केस कर दिया तो जवाबदार आप होंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट मजाक नहीं है। आप जब एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसको ऑथेंटिक भी करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। ऐसे तुमने एडवर्टीजमेंट किया तो नहीं चलता है। यहीं पे कुछ क्लासेस वाले गलत एडवर्टीजमेंट्स करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स मिले जबकि मिले ही नहीं रहते। इफ प्रूव तो उनको सजा होगा कायदे से, ठीक है ना, क्योंकि वो चीटिंग हुआ ना। ऐसे 2 क्लासेस वालों को मैंने फोन किया था कि आपका इन्फॉर्मेशन गलत है, काइंडली चेंज इट। लीगल एक्शन मैंने कभी नहीं लिया, कई को वो भी मेहनत कर रहा है तो छोड़ दो। बस उन लोग दोनों ने स्वीकारा कि उन्होंने अनजाने में, वो तो सीधा बोलेंगे, जानकर तो कोई बोलेगा नहीं, अनजाने में गलती। ब्रोशर का अगेन आजकल रेलेवेंस कम हो गया है। हम लोग जब कॉलेज में थे तो बहुत शौक था घूमना। हम लोग कुछ फ्रेंड्स बॉम्बे में गए थे, अंधेरी साइड, वहां पे मर्सिडीज बेंज का शोरूम था। मूड आया चलो घुस जाते, मस्त शोरूम में गए एक ब्रोशर लिया, 14 साल के बच्चे, और मस्त पढ़ रहे मर्सिडीज बेंज के गाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर नासिक में मर्सिडीज आया। आजकल उन्होंने ये ब्रोशर देने का पद्धति बंद कर दिया है, आजकल तुमको ईमेल करेंगे वो लोग। सो ब्रोशर का भी आजकल थोड़ा सा फैशन कम हो गया है, हालांकि है, और क्योंकि खर्चा बहुत आता है, कलर ब्रोशर सब बनाना हो ना
पर ब्रोशर तुमको एटलीस्ट 100 रुपीज लगेगा। ये ब्रोशर कौन छापता है? मैं गया था, मेरे कजिन का शुरू किया हुआ एक कॉलेज है फ्लेम पूना में, ठीक है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। तो वहां पे उन्होंने मुझे कुछ ब्रोशर्स दिए थे, ये एमबीए के कोर्सेज, और वो ब्रोशर्स बहुत बढ़िया थे। ब्रोशर्स मार्केटिंग का एक बहुत बढ़िया टूल है, जहाँ पे तुम्हारा सर्विस बहुत हाई एंड है, कॉस्ट बहुत हाई एंड है, और तुम्हारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है। ब्रोशर वहां पे तुमको मिलेंगे, वरना आजकल ब्रोशर पैम्पलेट का रूप ले लिया है। अब ब्रोशर और पैम्पलेट में फर्क है कि ब्रोशर काफी डिटेल रहता है, फोल्डेबल, कलर्ड, आई थिंक एटलीस्ट 100 जीएसएम के कागज में होता है, और पैम्पलेट एक सिंपल सा कागज रहेगा, ऑफ कोर्स वो भी कलर्ड रहेगा, आगे पीछे लिखा हुआ रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ब्रोशर एकदम डिटेल्ड अकाउंट है ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग। बट जैसे मैंने बताया, सिंस आजकल सब रेडिली अवेलेबल है वाया नेट, तुम ब्रोशर मांगोगे तो वो बोलेगा कि हम तुमको ईमेल कर देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं। सो ब्रोशर फिजिकल कॉपी परवड़ता नहीं इनको देना, तो ब्रोशर का रेलेवेंस बहुत कम है। सिर्फ इसका रेलेवेंस कब आता है? जब एग्जीबिशन हुआ डोंगरे वस्ती गृह में, इसका बिल्डर्स का, जैसे कि इन लोग के अलग अलग फ्लैट है, बंगलोज है, शॉप्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है, उसके जब एग्जीबिशन होता है तो तुम जब जाओगे तो हर एक बिल्डर अपना रंगीन ब्रोशर लगेगा, बने रखेगा, और सबको एक एक देंगे, भले ही ब्रोशर का कॉस्ट 50 रुपया। एक कस्टमर में मिल गया तो लाखों रुपए का उनका सेल हो जाता ना। तो वहां पे हर कोई ब्रोशर तुमको देगा अच्छे तरीके से, कुछ कुछ ब्रोशर तो वर्ल्ड क्लास होंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया बाकी जगह पे ब्रोशर आजकल काफी कम हो गया है रेलेवेंस आज के तारीख में। ये तुम बाहर के लोगों के साथ जब कम्युनिकेशन करते हो तो यूज करते हो, जिसमें ईमेल सबसे ज्यादा होगा। अभी हम नेक्स्ट में आते हैं, विच इज द इंटरनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक एक करके हम देखते हैं। मेमो के बारे में एक इंटरेस्टिंग चर्चा बताता हूँ। मेरा एक पहचान का एक मेरा फ्रेंड है एक, he was working in, he still works in a company, कंपनी का इन टाइम 9 बजे का, ठीक है, तुम 15 मिनट प्लस माइनस होता है, वो समझती है कंपनी। एक आध बार कंपनी भी समझ के लेती है तो कुछ बोलती नहीं है। तो ये भाई 9 का एकदम रूटीन लेते हुए 9-10, कुछ नहीं, पहली बार लेट, क्योंकि क्लॉक कार्ड में आ जाता है ना, तुम जब एंट्री करते हो तो तुम्हारा एक कार्ड रहता है, उसमें पता चल जाता है तुम्हारा इन टाइम क्या है। 9-10, कंपनी ने कुछ बोला नहीं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव था वो, अभी तो खैर अकाउंट्स मैनेजर बन गया। फिर सेकेंड टाइम हुआ, 9:15 हुआ उस दिन, तो फिर को उसको एक मेमो आया। मेमो के शब्द तुमको बताता हूँ कि 2 बार इस महीने 2 बार देखने को आया है कि इन टाइम 9 बजे, और आप 9:10 में फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम 9:15 में है। कंपनी का जो इन टाइम का टाइम है 9 बजे। हम लोग 2 बार आपका पगार काटते नहीं है, लेकिन तीसरी बार यदि आपको लेट होता है आफ्टर 9, तो आपके आधे दिन का पगार काट दिया जाएगा। उसके अगले दिन भाई 9:15 बजे कंपनी में। सो मेमो एक प्रकार का वार्निंग भी है, जो किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को भेजते हैं, या जैसे कि तुमने मार्केटिंग का स्टाफ है 10 लोग है, तुमने उनको मेमो भेजा और बोला कि प्लीज अटेंड द मीटिंग शेड्यूल्ड एट 4 PM, ठीक है ना, या 3 PM जो भी है, उस हिसाब से मेमो भेजा जाता है, ठीक है ना। जो मेमो है उसको हिंदी में स्मृति पत्र बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली ये इंटरनल फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डेंस है विथ फ्यू एम्प्लॉइज या स्पेसिफिक एम्प्लॉइज एज पर दी रिक्वायरमेंट कंपनी भेजती है। मोर ऑफ वो रिमाइंडर के तौर पर यूज होता है, रेगुलर रहता है, थोड़ा सा ऊपर एक सब्जेक्ट लाइन होगा, उसमें पता चल जाता है क्या बोलना चाहती है कंपनी, बट इट कैन ऑल्सो बी अ वार्निंग
टू एनी स्पेसिफिक एम्प्लॉय। मेमो है तो कुछ लोग डर भी जाता है, ठीक है ना, मेमो। उसके बाद रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। लेट अस कम टू द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पहले। क्या होता है, हर साल कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग रखना पड़ता है, जो साल में एक बार होता है पूरे शेयर होल्डर्स का। ये कंपनी के एम्प्लॉयज का मीटिंग नहीं है, कंपनी के जो मालिक है शेयर होल्डर्स, उसका मीटिंग है, ठीक है ना। ओके, जैकेट एक सेकंड, हाँ। तो उस मीटिंग से 21 डेज पहले ऐसा सोचो, तुम शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूं, मैं तुमको एनुअल रिपोर्ट भेजूंगा। आज दिसंबर सपोजली 1 है, मैं तुमको रिपोर्ट भेजूंगा, एनुअल रिपोर्ट अलोंग विद द नोटिस, ठीक है, कि प्लीज कम फॉर द मीटिंग। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन द 28th, ठीक है। तुमको लाइव केस बता, हाँ, 28 ऑफ दिसंबर 2020 विच इज मंडे एट 11 AM। इसका मीनिंग यह है कि तुमको नोटिस भेजा जा रहा है कि एज शेयर होल्डर तुम लोग कंपनी के मालिक हो, ये एनुअल रिपोर्ट। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या रहता है, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट रहता है कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में, अकाउंट्स पूरे साल का रहता है, उसके बाद में ऑडिटर जो कंपनी का अकाउंट चेक करते हैं उनका रिपोर्ट रहता है, थोड़ा बुकलेट फॉर्म में रहता है। आजकल तो खैर ये भी ईमेल में आता है रिपोर्ट्स, पहले बुक मैगजीन जैसे आती है ना 100-150 पेज की, बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए आजकल ईमेल में अलाउड कर दिया गवर्नमेंट ने। ये कंपलसरी रिपोर्ट है जो हर एनुअल जनरल मीटिंग से को कंपनी को शेयर होल्डर जो कंपनी के मालिक है जो पूरे देश में फैले हुए हैं, उनको मीटिंग के 21 डेज पहले अलोंग विद द नोटिस भेजना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, कायदे से भेजना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा रिपोर्ट है जो तुम मंगा सकते हो एम्प्लॉय से। फॉर एग्जाम्पल, ये साल 3 से 4 महीने से ऑटोमोबाइल कंपनीज का सेल वापस नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन कोविड के टाइम में ऑटोमोबाइल कंपनीज का सेल जबरदस्त कम हुआ था, ठीक है ना। सो एक रिपोर्ट मारुति रिपोर्ट मांग सकता है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन मारुति, कोविड का जो इम्पैक्ट मारुति कंपनी में कितना हुआ है उसका रिपोर्ट। या जैसे मैं तुमको बताऊं, इंजीनियरिंग में जहां तक मुझे भी याद आ रहा है 15 लाख सीट्स है महाराष्ट्र में, अब मैं आई में भी रॉन्ग, बट सिर्फ 7 या 8 लाख ही भर रहा है। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिपोर्ट मांग सकता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, गिव अस द रिपोर्ट व्हाई एडमिशंस आर डिक्लाइनिंग इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी छोड़ दो, मैं एमबीए को खुद ही बोलता हूँ, मैं खुद डुअल एमबीए हूँ, तो वो तो मेरे को तो पहले ही पता रहेगा क्या चल रहा है। मेरे टाइम में नासिक में सिर्फ 4 कॉलेजेस हुआ करते थे, जेडीसी, पंचवटी, एक था नवजीवन, एक था कीटेचम जिसको आईएमएसआर शायद बोलते थे, आई एम समथिंग जो भी है। तो ये 4 ही कॉलेजेस थे और चारों के सीट्स भी लिमिटेड थे, 60 पर कॉलेज, 240 सीट्स। और नासिक को पहले फुल हो जाने का मतलब, तुमको जान तुम्हारे मार्क्स कम आए तो जाओ नगर, सिन्नर, संगमनेर, पुणे में भी नहीं मिलता था, या बहुत मुश्किल से 3rd क्लास कॉलेज मिलता था, ठीक है। आज नासिक में 20 के ऊपर कॉलेजेस है, और तुम कोई भी कॉलेज चले जाओ लगभग हर कॉलेज में सीट खाली है, ठीक है। उसका 2-3 कारण है। कुछ कॉलेजेस के आई थिंक एमईटी के 120 या 150 सीट्स है, तो कभी कभार नहीं भरते हैं। अभी बदनामी नहीं करना चाहता, बट कॉलेज में सीट्स नहीं भरते आज के तारीख में। तो सपोजली एक कॉलेज के डायरेक्ट कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं होते, डायरेक्टर होते हैं, वो पीएचडी होने चाहिए। तो वो रिपोर्ट मांगते हैं कॉलेज के एडमिशन डिपार्टमेंट से या जो भी रेलेवेंट लोगों से, कि एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है कॉलेज में, या यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने कॉलेजेस से इंफॉर्मेशन मांगा, तो या सपोजली कंपनी में आग लग गई, ठीक है, तो डायरेक्टर ने रिपोर्ट मांगा, या तो कहीं देखो एरोप्लेन क्रैश हुआ ना, या अभी एक ट्रेजेडी हुआ था कि नेवी का एक एरोप्लेन अरेबियन सी में गिर गया, 2 पायलट में से एक तो मिल गए, एक नहीं मिला, अभी तक शायद उनकी तलाश जारी है। तो एक तो नेवी मांग सकता है रिपोर्ट फ्रॉम दी राइट अथॉरिटी की, रिपोर्ट दो ऐसा क्यों हुआ। और कोई भी एरोप्लेन का एक्सीडेंट होता है तो डीजीसीए एरोप्लेन का इंडिया का टॉप संस्था, जैसे इंडिगो, गो एयरवेज, इन सबको
रिपोर्ट करना पड़ता है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। कोई भी क्रैश होता है ना, डीजीसीए रिपोर्ट मांगता है कि कैसे हुआ क्रैश, हमको स्टडी करना है। कंपनी में आग लग गई, रिपोर्ट दो। हर जगह पर रिपोर्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जैसे दो साधु, मुझे लगता है अलीबाग में उनको कुछ लोगों ने मार डाला था, तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगा था, रिपोर्ट दो क्यों ऐसा हुआ। तो रिपोर्ट कई सारे, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड, सॉरी थोड़ा दुखी यादें वापस पहुंचा दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा साल का परफॉर्मेंस के बारे में बोलता है। एक एक मार्क्स देख के तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे आंखों से तो आंसू नहीं निकलते होंगे, बट पेरेंट्स के आंखों से तो निकल ही जाते होंगे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देख के। वो भी तो इन राइटिंग रहता है, बस जिंदगी राइटिंग में नहीं है, बाकी सब कुछ ये चल रहा है। तो जैसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है, वैसे कोई सिचुएशन का रिपोर्ट मांगा जाता है ऑफिशियल, मैंने बता दिया स्टैट्यूटरी एनुअल रिपोर्ट। बाकी नीड के हिसाब से कंपनी बना सकती रिपोर्ट। नेक्स्ट इज बुलेटिन। नाउ बेसिकली बुलेटिन क्या है, कोई स्पेसिफिक मैटर जो है कंपनी में, उसका ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म किया जाए या अपडेट दिया जाए। एक छोटा सा राइटअप है, कोई बड़ा राइटअप नहीं होता। जैसे कि क्या चल रहा है जानने के लिए एक बुलेटिन मांगा जा सकता है। मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल दूं, बुलेटिन मुझे एक अच्छा एग्जांपल ख्याल में आ गया। क्या होता है कि कोई सेलिब्रिटी हॉस्पिटल में है और सपोजिटली ही इज स्ट्रगलिंग विद कोविड, और अपने कुछ एक्टर्स को भी हुआ था, आई थिंक अमिताभ बच्चन को भी कोविड हुआ था। अब पब्लिक वांट्स टू नो, बिकॉज पब्लिक फैन है अमिताभ बच्चन की, मैं भी फैन हूं अमिताभ बच्चन का। तो क्या होता है, बहुत सारे फैंस हॉस्पिटल में जाना भी चाहते हैं, वैसे कोविड के टाइम में तो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन अपडेट्स तो लोग जानना चाहेंगे। तो छोटे छोटे ऐसे बुलेटिन्स निकालते हैं कि इनफैक्ट सबसे मुझे अफसोस कब हुआ, जब एक न्यूज पढ़ा मैंने, बुलेटिन पढ़ा, उसमें लिखा था अमिताभ बच्चन हैड अ ब्रेकफास्ट या ही स्लेप्ट वेल, डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। मैंने बोला यार, ये तो बोलते ना, एक बंदा बेड में सो रहा है, द ग्रेट सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, तुम उसके नींद के बारे में, जागने के बारे में बात कर पा रहे नॉर्मल। सो थोड़ा अजीब लगा, नॉर्मल बुलेटिन कैसे होना चाहिए। हिज हेल्थ हैज रिकवर्ड फ्रॉम यस्टरडेज जो भी सिचुएशंस था, he is keeping well, he is expected to be released in the next 7 days या 14 days of quarantine। या ऐसा नहीं, he slept well, he got up early and he had breakfast। मतलब बुलेटिन कभी कभार बड़ा अजीब भी लगता है। सो ऐसे सोचो कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो ग्रुप ऑफ पीपल को पास ऑन होता है, मे बी इन शॉर्ट इंटरवल्स। एक 10 बजे का बुलेटिन होगा, एक 4 बजे का। सो शॉर्ट न्यूज की चीजें बोल सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन सिंपल सा लॉजिक है कि जिसको, अब जैसे तुमको अकाउंट्स का जॉब है, तो तुम्हारे जॉब में क्या क्या रहेगा, इट बिकम्स अ जॉब डिस्क्रिप्शन, कि भाई इस जॉब में क्या क्या रेलेवेंसी है और क्या क्या तुमको सिखाया जाएगा या काम होगा। वी कॉल दैट एज अ जॉब डिस्क्रिप्शन। उसमें कंटेंट क्या होगा, जवाबदारी क्या होगा, सैलरी क्या होगा, तुम्हारे लिमिट्स क्या होगा, तुम्हारा ऑथोरिटी क्या होगा, तुम किसको रिपोर्ट करोगे, तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे होगा, ये सब उस जॉब में के डिस्क्रिप्शन में डिटेल बताया रहेगा। बट ये थोड़ा एचआर का कंसेप्ट है रादर देन यहाँ पे। बट फिर भी ये आउटसाइड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे एक टीचर का जॉब डिस्क्रिप्शन ले लो, ये सब्जेक्ट का ले लो, बिजनेस कम्युनिकेशन का। द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ business communication teacher is to teach as per the syllabus by the University of Pune, to complete the syllabus in 4 months time, to conduct necessary vivas, tests, presentations, MCQ, internal papers, check them, submit the results, checked result to the college, who shall then forward to the University of Pune, where they will be added to the external marks,
Apart from that, the teacher is expected to come at 9 o'clock and leave at 4 o'clock, and she is expected to help the student in the doubt clearing sessions. A special clearing session can be held one day before the examination, or जो भी है, she is required to attend a meeting of the colleges and aid the other departments in whatever internal or external communication that may be suitable to the requirement of the college. मैं कहीं से पढ़ नहीं रहा हूँ, जस्ट जनरल है, क्योंकि हम सिखाते तो यही काम रहे, तो वो है. सो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है. ठीक है. ओके. नाउ एम्प्लॉय मैनुअल, ये एचआर डिपार्टमेंट का एक्चुअली डॉकेट जिसको बोलते हैं. एचआर डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय का एक कार्ड बनता है जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या सैलरी था वाइल ज्वाइनिंग, क्या स्टेटस था अकाउंट एग्जीक्यूटिव या क्लर्क का, और उसने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे काम किया, परफॉर्मेंस कैसा था ओवर द इयर्स, उसके बारे में राइट अप, प्रमोशन, ट्रांसफर, प्लेसमेंट, रिमूवल, ये सब उस एम्प्लॉय में, ये एब्सोल्युटली इंटरनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, मेंटेन्ड बाय एचआर. आजकल तो खैर सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो राइट अप फॉर्म में वैसे भी फाइल्स रहते हैं, बट ये आजकल ऑनलाइन में जा रहा है. एम्प्लॉय डरते भी है इससे, बिकॉज इसमें तुम्हारा नेगेटिव कुछ कमेंट डाल दिया, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो एम्प्लॉय मैनुअल, जैसे तुमको जेल का मैनुअल के बारे में, वैसे जेल का मैनुअल अलग रहता है. जेल का मैनुअल इज अबाउट जेल के कायदे कानून. अगेन बोलने के लिए बहुत है, बिकॉज मैंने एक लेक्चर दिया जेल में, मुझे इनवाइट किया गया था नासिक रोड सेंट्रल जेल में 2 घंटे का लेक्चर देने. तो उस लेक्चर पे डिटेल बोलने के बजाय आई कीप इट शॉर्ट. जैसे जेल मैनुअल, क्योंकि वो दिन मैंने काफी, जैसे पुलिस मिलते थे अंदर तो मैं पूछता था नॉलेज के लिए, और लकीली उसमें एक किस्सा भी हुआ था. मैंने एक सिंस मेरा सवेरे 10 बजे का शेड्यूल था, जो शिफ्ट हुआ था बाय 2 o'clock ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, तो मुझे बोला था आप वापस जाकर आ सकते हो, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, अभी एक तो प्रोहिबिटेड प्लेस है, हम लोग जो आम इंसान है वो नहीं जा सकते. मुझे पुलिस एस्कॉर्ट से ही लेके गए थे, सेफ्टी वो, और वो एरिया में ऐसे जो जिंदगी में कोई जा नहीं सकता, इट्स अ प्रोहिबिटेड प्लेस. तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं जैसे गया उन्होंने बोला आपका मोबाइल दे दीजिए, जाते समय आपको मिल जाएगा वापस. तो वहां पे मुझे सब कायदे कानून समझ में आए जेल मैनुअल के, कि शाम को आई थिंक 5:30 बजे सबको बैरक जो है ना अंदर भेज देते हैं. सवेरे कुछ 5-6 बजे उठते हैं, नाश्ते का टाइम सब वो लोग ही बनाते हैं. कहाँ बनाते हैं वो एरिया आई कुड सी, जो मेरा कम्युनिकेशन हुआ, उनके मैनुअल्स है क्लियर कट उनके. और मैं जेल का टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि मुझे बताया गया कि कैदी यदि 10 साल की सजा पा रहा है, और यदि उसका बिहेवियर खराब हुआ, उसने बोला ना क्या होता है, मुझे लगता है संजय दत्त को समय से पहले रिलीज कर दिया गया फ्रॉम जेल ड्यू टू गुड बिहेवियर. आया समझ में? तो जेल के कैदी को समय से पहले यदि आजादी देना है, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट फैसला ले सकता है. तो उसका जो डॉकेट या फाइल है उस कैदी का स्टेट गवर्नमेंट में जाता है. इसलिए बहुत सारे कैदी अपने बेस्ट बिहेवियर में रहते हैं. उनको मालूम है कि उन्होंने नाटक किया तो सुप्रिंटेंडेंट उनके रिकॉर्ड में नेगेटिव डाल देगा, और नेगेटिव डाला तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्क लेगा ही नहीं हट निकालने का, उसको समय से पहले छुट्टी देने का. क्योंकि यदि समय से पहले उसको आजादी दिया और उसने बाहर कुछ हल्ला किया, तो स्टेट गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा इल्जाम लगेगा ना, उसके पहले तो सुप्रिंटेंडेंट की नौकरी जाएगी. तो इस प्रकार से जेल का मैनुअल रहते हैं, उनके बिहेवियर रहते हैं. इस पे अगेन मेरा वो दिन काफी डिटेल चर्चा हुआ था, काफी सीखने को मिला था मुझे. मेरा शायद वो पहला और आखिरी बार जाना हुआ था, तो उसके बाद तो कभी मैंने लेक्चर नहीं, बहुत स्ट्रेसफुल था वो जगह. थोड़ा एनर्जी, सोचो ना कैदी और उनके एनर्जी, थोड़े माहौल जो थोड़ा सा हैवी हो गया था मेरे लिए. हैवी हो गया था मतलब 2 घंटे के भाषण के बाद मुझे लगा कि कुछ कैदी का जो बिहेवियर बदलना बहुत मुश्किल है. उन लोग को लगता है उन्होंने जो किया सच किया, तो दैट वे उनको बहुत, जिनको जेन्युइनली बदलना है वही बदलेंगे, बाकी बहुत मुश्किल लगता है कि वो लोग आसानी, उनको समय समय ही चेंज करता है. उनके जो रिफॉर्म्स है जेल में तो ही वो चेंज होंगे. बाकी मैंने अपना काम कर दिया, जो भी मुझे पता नहीं क्या आउटकम था, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया.
वैसे एम्प्लॉय में जैसे हर एक कैदी का मैनुअल रहता है वहां पे, ठीक है ना, उनका बिहेवियर सब उसमें आ जाता है। वैसे कंपनी में तुम बोलोगे एम्प्लॉय और कैदी का थोड़ा कंपेरिजन अजीब लगता है, लेकिन तुमको बताओ बहुत सारे एम्प्लॉय कैदी की तरह ही फील करते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है जॉब, लेकिन कमाने के लिए मजबूरी करना पड़ रहा है। तो ये बात सच है, बहुत सारे एम्प्लॉय ट्रैप्ड, फंसे हुए फील करते हैं, चेंज कर नहीं सकते, करना चाहते पर मिलता नहीं है जॉब, क्वालिफिकेशन कम है, क्वालिफिकेशन है तो पगार उतना नहीं मिल रहा है तो नासिक छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ये सब। इलेक्ट्रॉनिक मेल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट तुम बोलोगे इसमें क्यों आया। बहुत सारे कंपनी इंटरनल जो मेल है कंपनी को भेजती रहती है, जिसमें एक साथ सब एम्प्लॉयज को, इन्फोसिस गूगल अपने इतने सारे हजारों लाखों एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, वाया इंटरनल मेल। तो ये बहुत बढ़िया फॉर्म या बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन जो कंपनी करती है। इसमें बहुत सारे इंटरनेट चैट बॉक्सेस और बहुत सारी चीजें हैं, बोलने जाओ तो और बहुत समय लगेगा, बट ये बेसिक लेवल पे इंटरनल कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।